हेलो डियर, स्वागत करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। यहां पे देख सकते हैं जीएनएम सेकेंड ईयर के लेकर आए हैं। यह मेंटल हेल्थ नर्सिंग और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के लेकर आए हैं। दोनों से एक एक प्रश्न लेकर आए हैं। ओके, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूनिट नंबर मेंटल हेल्थ नर्सिंग का यूनिट नंबर 1 से लेकर आए हैं और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का यूनिट नंबर 2 से लेकर आए हैं। ओके, चलिए देखिएगा, दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो चलिए देखने का प्रयास आप लोग कीजिएगा। ओके, चलिए। और यह वीडियो नंबर कितना है? 6वां है। दोनों सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो आपका मेंटल हेल्थ हो या चाइल्ड हेल्थ हो, दोनों के लिए वीडियो नंबर 6 होने वाला है, क्योंकि इससे पहले दोनों के लिए 5-5 नंबर का वीडियो आ चुका है। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है हमारे सामने, वो प्रश्न है कि मानसिक और रक्षात्मक प्रणाली अथवा मनोरचनाएं से क्या समझते हैं? मनोरचनाएं के वर्गीकरण करें। आपसे क्वेश्चन पूछेगा मेंटल या डिफेंस मैकेनिज्म क्या होते हैं, मेंटल या डिफेंस मैकेनिज्म के क्लासिफिकेशन बताएं। ऐसे क्वेश्चन से आपके पूछ सकते हैं। मेंटल मैकेनिज्म क्या है, प्रकार लिखकर वर्णन करें। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे 10 नंबर में, लॉन्ग में पूछता है, बट इस बार शॉर्ट में पूछा गया था। एमपी में सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह जो है आपके पूछे गए थे कितने, 5 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में। तो वहाँ जो अगर शॉर्ट में पूछेगा तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका मतलब लिखिए कि मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है और इसके प्रकार को लिख देना है 5 नंबर। ओके, अगर 10 नंबर में पूछेगा तो इसको प्रकारों को भी वर्णन करना पड़ेगा। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, मानसिक और रक्षात्मक प्रणाली मेंटल एंड डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है, इस चीज़ को देखिए। मनोरचनाएं अथवा सुरक्षा कार्य विधियाँ वे तकनीक अथवा विधियाँ हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मनोरचनाएं ये जो है डिफेंस मैकेनिज्म, ये नहीं कोई आपका दवाई है, ना कोई आपका मशीन है, कुछ नहीं है। ठीक है, यह एक तरीका है, यह एक तकनीक है जिसको व्यक्ति क्या करता है, अपनाता है। अगर किसी को तनाव आ जाता है, बहुत ज़्यादा चिंता आ जाता है, ठीक है, और व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से तनाव में ग्रसित हो जाता है, या उसको चिंता, एंजाइटी या द्वंद्व रहता है मन में, तो उसको यह तकनीक अपनाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा चिंता होने लगता है किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप उस चिंता से निकलने के लिए क्या करते हैं कि जो चीज़ के प्रति आपको चिंता है उसके जगह पर आप दूसरा काम शुरू कर देते हैं, या म्यूजिक सुनने लगते हैं, या कुछ और एक्टिविटी करने लगते हैं। तो एग्जैक्ट यही एक्टिविटी, यही आप कुछ और तरीका अपनाते हैं उस चिंता को दूर करने के लिए, तो वही तरीका आपका मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। चीज़ों को समझ गए ना? तो बहुत सारे तरीका है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है अपना कर अपने द्वंद्व को, अपने चिंता को, अपने तनाव को दूर करने का प्रयास करता है। ठीक है, चलिए देखिए, मनोरचनाएं अथवा सुरक्षा कार्यविधि भी इसको कहते हैं। यह एक तकनीक या विधि है, ठीक है, जिनका प्रयोग करके व्यक्ति अपना तनाव, अपना चिंता को कम करने अथवा द्वंद्व को सुलझाने के लिए करता है। सीधा समझिए कि डिफेंस मैकेनिज्म एक ऐसा विधि एक ऐसा तकनीक है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति उपयोग करके अपने अंदर के चिंता को, अपने तनाव को अथवा द्वंद्व को सुलझाने का कोशिश करता है। ठीक है, समझ गए चीज़ को? चलिए, अगर हमें भी टेंशन होगा तो क्या करेंगे, हम चले जाएंगे, या कभी कभी देखते होइएगा कि व्यक्ति अपने बुराइयों को दूसरे के ऊपर थोप देता है। थोपता है कि नहीं? व्यक्ति अपने बुराइयों को दूसरे के ऊपर थोप देता है। यह भी एक तरीका ही है, यही मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म का ही। आगे आप पढ़िएगा, पता चलेगा टाइप्स में, ठीक है ना? या व्यक्ति क्या करता है, दूसरे के ऊपर तो थोप ही देता है, या व्यक्ति नकल करता है। ठीक है, उसके चीज़ों को अपने अंदर समाने का कोशिश करता है। जब किसी को अच्छाई चीज़ रहता है तो व्यक्ति उसका नकल करके सोचता है कि हम उसके जैसे बन जाए। ठीक है, तो यही टेक्निक जो है आपके होते हैं। ठीक है, बाकी देखिए, ये व्यक्तित्व को प्रारंभिक सुरक्षा प्रदान करता है। ये पर्सनालिटी को क्या करता है कि प्राइमरी जो है सिक्योरिटी देता है। ठीक है, जबकि सभी लोग गंभीर भावनात्मक तनाव के समय विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर परिस्थितियों में इनका निरंतर प्रयोग जो है समस्याओं का संकेत देता है। साथियों, सब व्यक्ति अपने अपने तरीके से अलग अलग तकनीक का प्रयोग करते हैं। किसी को अगर समस्या आता है तो व्यक्ति अलग अलग तकनीकों का प्रयोग करता है। कोई म्यूजिक सुनता है, कोई अलग काम करता है उस काम से हटकर। ठीक है, कोई ऐसे भी होता है जो अपने गलतियों को दूसरे के ऊपर थोप कर निकलना चाहता है उससे। ठीक है ना? या कोई ऐसे होते हैं जो तरह तरह के अलग अलग युक्ति का उपयोग करता है, मतलब किसी चीज़ का उपयोग करता है, ठीक है, आसान बनाने के लिए। तो ये सारे जो तकनीक होते हैं व्यक्ति को प्रारंभिक व्यक्तित्व का सुरक्षा देता है। ठीक है, फर्स्ट प्राइमरी देता है।
कभी कभी व्यक्ति जो क्या होता है कि गंभीर भावनात्मक तनाव में जाता है तो अलग अलग पद्धतियों अलग अलग जो है चीज़ों का प्रयोग करता है इससे निकलने के लिए। लेकिन ज़्यादातर परिस्थिति में होता यह है कि अगर कोई व्यक्ति निरंतर इसका अगर उपयोग करने लगे इस तरीके का कि वो हमेशा तनाव से निकलना कोशिश करे, हमेशा द्वंद्व से निकलने का कोशिश करे, ठीक है, चिंता से निकलने का कोशिश करे और इसके लिए अलग अलग विधि अपनाए हमेशा निरंतर, तो यह कहीं ना कहीं एक बीमारी का संकेत देता है। ठीक है, जैसे मान गए हम बरसों बाद या 10 दिनों या महीने 2 महीने 4 महीने के बाद हमें आज तनाव आ गया, तो हम इस या किसी काम न होने के बाद जो है तनाव आता है, ठीक है, तो अगर हमें ये चीज़ें उत्पन्न हो रहा है तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे जिसके कारण हमारा तनाव जो है ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो यही जो काम करेंगे, जो सोचेंगे कोई और चीज़ें, वही तकनीक होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका निरंतर उपयोग कर रहे हैं, बार बार इसका उपयोग करने का हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बार बार म्यूजिक सुन के, बार बार कोई और काम करके, बार बार किसी और को दोषी करार देकर हम इससे निकलने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं यह समस्या का एक संकेत है। समझ गए? तो आपको फिर डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। तो ये जो है सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया। अब चलिए यहाँ पे चीज़ों को आगे देखते हैं। अब इसका देखिए, ये जो चीज़ें मैं ऊपर अभी जाना हूँ आप लोग को बताए हैं, यह जो है मनोरचनाएं का अलग अलग परिणाम होता है और इसके परिणामों के आधार पर 2 तरीके से बांटे गए हैं। मतलब डिफेंस मैकेनिज्म, और जो डिफेंस मैकेनिज्म है इसको एक पॉजिटिव में और एक निगेटिव में बांटा गया है। पॉजिटिव का और निगेटिव का दोनों का अलग अलग परिणाम होते हैं। चीज़ें सेम है, दोनों का मतलब वही है, दोनों आपके जो है द्वंद्व से ही, तनाव से ही और यही सब चीज़ें से दोनों बचाएगा, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे वो धनात्मक हो, लेकिन दोनों का परिणाम अलग होते हैं। परिणाम के आधार पर ही 2 भागों में बांटा गया है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। इतना तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आपको चीज़ों को सबसे पहले मैं बता दूं। देखिए 9 पॉइंटें, लगभग 8-9 पॉइंटें फर्स्ट में पॉजिटिव में मिलेंगे और 9 पॉइंटें जो है आपके निगेटिव में मिलेंगे। कुल 18 पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सीधा सीधा यहाँ पे बता दूं कि सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि इसके पॉइंट को, जो 9 पॉइंट इसमें है और 9 पॉइंट इसमें में है या इसमें 8 होगा, तो आपको पहले ये 9-8 पॉइंट इसका, 9-8 पॉइंट इसका ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि होगा क्या कि अगर मान के 10 नंबर में प्रश्न पूछता है तो इतना तक तो लिख देंगे कि 2 प्रकार के होते हैं, इतना तक तो आसान है, लिख देंगे। उसके बाद अगर आपको मान गए कंप्लीट नहीं याद है, तो अगर सिर्फ 9 पॉइंट ही इसका याद है तो लिखेंगे कि सकारात्मक जो है मनोरचनाएं निम्न है, और उसमें 9 पॉइंट सीरियली नीचे ऊपर करके 9 पॉइंट तक लिख देंगे, तो ये हो जाएगा। फिर लिखेंगे कि ऋणात्मक जो है मनोरचनाएं निम्न है, तो उसके बाद फिर नीचे 9 पॉइंट लिख देंगे, तो 2-2.5 पेज का ऐसे भी आपका हो जाएगा। तो 10 में 8 नंबर ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूछ देगा कि प्रकार के साथ में वर्णन करें, तो आपको वर्णन करना पड़ेगा। तो इस 9 में से 9 पॉइंट जो दोनों में हम आगे देखेंगे, कम से कम 9 में से 5-5 का जो है आपको वर्णन करना पड़ेगा। याद तो 9 पॉइंट लिखना पड़ेगा, पहले आपको पॉइंट ही ऊपर में लिख देना है कि पॉजिटिव रचनाएं ये सब है, ये सब है, ये सब है, ये सब है, 9 लिख दीजिएगा या 8 लिख दीजिएगा, फिर दूसरे में 9 या 8 लिख दीजिएगा। उसके बाद वर्णन करने में चलिएगा तो कम से कम पॉजिटिव से 5 का और निगेटिव से 5 का वर्णन कर दीजिएगा, तो जिससे होगा क्या कि आपको पूरा नंबर मिल जाएंगे। ओके, चलिए बता देते हैं अब। पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म, इसमें निम्नलिखित मनोरचनाएं शामिल होते हैं। कौन कौन से शामिल होते हैं? पहला है कॉम्पेनेशन, मतलब क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति का मतलब होता है कि किसी दूसरे क्षेत्र में वास्तविक अथवा काल्पनिक कमियों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना। जैसे हमारे काम में कहीं कमी रह गया है, ठीक है, हमारे काम में किसी काम में कमी रहने से वो काम नहीं हो पाया और उसके प्रति काम नहीं हुआ, तो हमारे अंदर तनाव, चिंता उत्पन्न हो सकता है, द्वंद्व उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, उस काम के प्रति कि क्यों नहीं हुआ, बहुत रंग के सवाल होने लगता है दिमाग में। तो इस प्रकार हम चाहते हैं कि इसको दूर करें, तो हम क्या करते हैं? क्षतिपूर्ति करते हैं। मतलब जो पहला क्षेत्र था वहाँ पे जो भी हमारा कमी था, उस कमियों को हम क्या करेंगे? दूर करने का प्रयास करेंगे, यानी उसके क्षति को पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे 4 खन्ना है, ठीक है, 4 खन्ना है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर दे दिए। ठीक है, 3 नंबर दे दिए और हम इस बीच में कुछ नहीं नंबर दिए, यहाँ पे 3 दे दिए। तो जब तक यह सीरियल पूरा नहीं होगा, जब तक हम बीच में नंबर नहीं देंगे। ठीक है, तो हमें सीरियली पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें फिल करना पड़ेगा, और नहीं तो हमको फिर से दूसरा 1, 2, 3 लिखना पड़ेगा। तो हम अगर चाहते हैं कि इसके जो क्षति हुआ है, इसमें ब्लैंक है, इसको हम पूर्ति कर दे जिससे हमका सीरियल बन जाए, तो इसमें हम 2 फिल कर देंगे। तो उसी प्रकार से अगर किसी दूसरे क्षेत्र में कोई चीज़ें कमियाँ रह गई है तो उसको हम प्रयास करके दूर कर सकते हैं। तो यही क्षतिपूर्ति होता है। ओके,
दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन, ये सब पॉजिटिव का प्रकार है। व्यक्ति एक लक्ष्य के स्थान पर दूसरा लक्ष्य रखता है अथवा भावनाओं को किसी अन्य व्यक्ति के विस्थापन की अपेक्षा क्रिया के अधिक स्वीकार रूप से अपनाता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक जगह पे जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ, एक यह ब्लैंक है, एक यह ब्लैंक है, यह जो है आपका ये आपका जो है 2 नंबर का ब्लैंक है और ये 3 नंबर का गोला है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि इस वाले गोला को यहाँ पे लाकर स्थापित कर दे, या फिर जो है इस वाले गोला को यहाँ पे लाके इसके अंदर स्थापित कर दे, इसके जगह पे, यानी इसको इसके जगह पर स्थापित कर देंगे या फिर इसको जो है इसको जगह पर स्थापित कर देंगे, यानी इस 2 को एक बना देंगे। 2 गोला है, इसको एक ही गोला के अंदर सिमट देंगे। अब इसको इसमें करें चाहे इसको इसमें करें, ठीक है। तो यही प्रतिस्थापित होता है कि जैसे हमारे लक्ष्य है, तो कोई लक्ष्य है, अगर वो लक्ष्य हमें पूरा नहीं होता है तो उस लक्ष्य की जगह पर हम दूसरा लक्ष्य रख लेते हैं, जिससे हम जो है पहले वाले लक्ष्य को भूलकर नए लक्ष्य को करने लगते हैं। तो यही प्रतिस्थापित होता है, जिससे व्यक्ति का तनाव वगैरह ये सब दूर होता है, ठीक है। तीसरा होता है सब्लिमेशन यूनियन। यूनियन का मतलब होता है सब्लिमेशन, अस्वीकार प्रवृत्ति, विशेषकर यौन संबंध और आक्रामक प्रवृत्तियों को व्यक्तित्व और सामाजिक रूप से स्वीकार प्रशासन की ओर मोड़ना जैसे रचनात्मक विधियाँ। देखिए, यूनियन सब्लिमेशन का मतलब होता है कि हम जानते हैं कि ये काम गलत है, ये काम नहीं करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उसको किए हैं और उसके परिणाम में निगेटिव आया, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम हुआ है, मानसिक प्रॉब्लम। तो हम क्या करेंगे कि ऐसे काम करेंगे जो सामाजिक रूप से स्वीकार हो, जो समाज उसको एक्सेप्ट करे, या दूसरा कोई भी डिपार्टमेंट हो उसमें उस चीज़ को मान्यता हो, उसको स्वीकारता हो। तो वैसे काम करेंगे जो गलत काम है उसको छोड़कर एक स्वीकारता पूर्वक काम को और बढ़ना ही सब्लिमेशन होता है, ठीक है। चीज़ों को समझ गए। चलिए, चौथा है रेशनलाइजेशन, युक्तिकरण। युक्तिकरण का मतलब होता है, ये सब पॉइंट पहले याद रखिएगा, ये सब पॉइंट है, पॉइंट नहीं याद रखिएगा तो फंस जाइएगा, समझ गए। पहले पॉइंट को रट लीजिएगा। देखिए, दृष्टिकोणों, विश्वास और व्यवहारों को उचितता के लिए किसी व्यक्ति द्वारा पेश किया गया तर्कसंगत और युक्तिपूर्ण स्पष्टीकरण जो अन्य स्थितियों में अस्वीकार होता हो। साथियों, युक्तिकरण का मतलब होता है रेशनलाइजेशन। अब देखते होइएगा, कोई व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा समस्या में फंस जाता है तो वह जो है निकलना चाहता है, और निकलने के लिए बहुत सारे जो है युक्ति अपनाता है, ठीक है, बहुत सारे तर्क लॉजिक देता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, लेकिन उसको अभी समस्या से निकलना है। तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा लॉजिक ढूंढता है, बहुत ज़्यादा तर्क ढूंढता है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लियरिटी स्पष्ट देता है, ठीक है। भले वो गलत है, उसको ये काम जो है गलत से ही जो है छूट गया हो या नहीं हो पाया हो, लेकिन वो व्यक्ति जानता है कि ये काम हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको हम कैसे जो है करेंगे। तो इसके लिए वह रेशनलाइजेशन विधि का उपयोग करके अपने कामों को पूरा करेगा और टेंशन तनाव को कम करेगा। यह रेशनलाइजेशन क्या होता है? तो एक तर्कपूर्ण और युक्तिकरण स्पष्ट स्थिति होता है, तरीका होता है। चीज़ों को समझ गए। चलिए, 5वां में है रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब है दमन, ठीक है। दमन का मतलब है कि कोई भी द्वंद्व पैदा करने वाला या दुखदायक विचार, प्रवृत्ति, भावना और क्रिया को अवचेतन रूप से अनैच्छिक तौर पे भूल जाना। दमन का मतलब होता है कि जो है बिना अनैच्छिक रूप से चीज़ों को भूल जाना, ठीक है। जैसे देखते होइएगा कि बहुत लोग होते हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी होता है और बहुत ज़्यादा टेंशन कोई बात या कोई चीज़ें बन जाता है, तो व्यक्ति क्या करता है, अपने टेंशन तनाव से दूर निकलने के लिए वह क्या करता है कि उस चीज़ को अनैच्छिक रूप से अपने अंदर भूल जाता है, दमन कर लेता है, घूट घूट कर रह जाता है, लेकिन वो सोचता है कि हमें इससे निकलना है। तो व्यक्ति जो है दमन कर जाता है बातों को, मतलब न चाहते हुए भी उस चीज़ को वो भूलने का प्रयास करता है। यही जो है हमारा दमन होता है, अपने अंदर दमन कर लेना विचारों, प्रवृत्ति, भावनाओं और कामों को, ठीक है, जिससे तनाव और द्वंद्व से निकला जा सके। छठा है डेनियल, खंडन। चेतन मन में मतलब कॉन्शियस में भावनात्मक द्वंद्व मिट जाता है और व्यक्ति इसके अस्तित्व से इनकार कर देता है। खंडन मतलब होता है बात को खंडित कर देना, मतलब जो रियलिटी है, अगर हमें किसी भी चीज़ को लेकर टेंशन हो रहा है, तनाव हो रहा है, अगर वो चीज़ को हम खंडित कर दें कि नहीं ये चीज़ें ऐसा था ही नहीं, एक प्रकार से कहिए कि चीज़ें सही था, वो चीज़ें पहले था, लेकिन हम उसको खंडन कर दे से देखते हुए कभी कभी होता है ऐसा कि कोई व्यक्ति को अगर
बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है तो वह व्यक्ति जो है अपने आप को पहले के कामों को खंडित कर देता है। भले ही वो उसके जीवन में हुआ हो, घटित हुआ हो, लेकिन वो व्यक्ति उसको पुनः याद करने का प्रयास नहीं करता है। ये नहीं सोचता है कि हम याद करके फिर से तनाव टेंशन लेने लगे, तो इसके लिए वह क्या करेगा कि उसे डेनियल कर देगा, खंडन कर देगा उस चीज़ को। ठीक है, तो यही जो है खंडन होता है, समझ गए। चलिए सातवां देखिएगा, सुधारीकरण, अनडूइंग। सुधारीकरण का मतलब होता है, देखिएगा, कि व्यक्ति अपने गलत व्यवहारों को सुधारता है या फिर माफ़ी मांगकर उस कार्य से उत्पन्न उद्वेग से बचा जा सकता है। देखिएगा, कभी कभी अगर लड़ाई झगड़ा होता है और गलत आप में नहीं है, फिर भी आप नहीं चाहते हैं कि इस बात को बतंगर बनाएं और बहुत ज़्यादा सब में टेंशन पैदा करे, तनाव पैदा करे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अनडूइंग कर लेते हैं, मतलब सुधारीकरण कर देते हैं, सुधार का प्रयास करते हैं। अगर हमें गलत है तो हम माफ़ी मांग लेंगे और उस उद्वेग से, एंजाइटी से बच जाएंगे। ठीक है, जो हो सकता है बाद में नहीं माफ़ी मांगने से। लेकिन अगर हमारे अंदर कोई गलती नहीं है फिर भी हम माफ़ी मांग लेंगे कि चलो भाई हटाओ, हम ही माफ़ी मांग लेते हैं, झगड़ा तो टेंशन तो ख़त्म हो जाएगा ना, ऐसे होता है ना। या व्यक्ति अपने गलतियों को सुधारने का भी प्रयास करता है। तो इस प्रकार से सातवां पॉइंट सुधारीकरण, अनडूइंग का है। एंड आठवां है आइडेंटिफिकेशन, मतलब तदात्म्य। दूसरों को निश्चित विशेषताओं को स्वयं से जोड़ना अचेता अवस्था में होता है तथा यह सुपर ईगो के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तदात्म्यता मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, मतलब किसी के परिचय को अपने से जोड़ लेना। मतलब कोई बढ़िया व्यक्ति है, कोई विशेष गुण के व्यक्ति है, तो उसके गुण को हम अपने अंदर जोड़ लेंगे और दूसरे को बताएंगे। तो यह भी एक व्यक्ति को अपने अंदर, चूँकि हम जानते हैं कि अपने अंदर अगर कोई कमियाँ रहेगा तो इस कमी के लेकर भी व्यक्ति को टेंशन और तनाव उत्पन्न होता है। ठीक है ना, होता है ना। तो इस कारण से भी व्यक्ति को जो है टेंशन तनाव होता है अपने क्या चीज़, परिचय को लेकर, अपने पहचान को लेकर। ठीक है, कि हम बहुत गलत है, ये है, वो है, डिस डैट है। तो इस कारण अगर व्यक्ति अपने पहचान को छुपाना चाहता है तो क्या करता है कि आइडेंटिफिकेशन में किसी के विशेषता को स्वयं से जोड़ लेता है, जिससे व्यक्ति को लगता है कि चलो भाई हम भी थोड़ा नाम वाले हो जाएंगे, दूसरे को ही पहचान से सही, लेकिन हमें भी लोग इस पहचान से, इस चीज़ें से जानने लगेंगे। तो यही जो है आइडेंटिफिकेशन आठवां होता है। ओके, नौवां होता है स्थानांतरण, ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस का मतलब होता है कि स्थानांतरण, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के प्रति पूर्व सकारात्मक अथवा नकारात्मक भावनाएं वर्तमान में किसी और व्यक्ति पर लागू हो जाता है। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के प्रति पूर्व सकारात्मक और नकारात्मक भावनाएं वर्तमान में किसी और व्यक्ति पर लागू हो जाता है। स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस का यहाँ मतलब है कि जो मैं पहले काम किया, ठीक है, जो मैं पहले काम किया, पहले वाला काम मेरा चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो काम मेरा पहले का अभी किसी और पर लागू हो जाता है या स्थानांतरित हो जाता है, तो वही जो है स्थानांतरण या ट्रांसफरेंस कहलाता है। और यह एक पॉजिटिव क्या होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। तो इस प्रकार से 9 पॉइंट मैंने आपको बताया, यह आपके पॉजिटिव है। ठीक है, चीज़ों को समझ गए। चलिए अब हम लोग चलते हैं निगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म की तरफ, जो कि एक नकारात्मक मनोरचनाएं हैं और ये निम्नलिखित ये भी 9-10 पॉइंट होंगे। चलिए देखिए, पहला है सप्रेशन, और ऊपर में क्या था, दमन था, तो नीचे में क्या होगा, समन है। देखिए ऊपर में पॉजिटिव में एक पॉइंट पे दमन था, रिप्रेशन, तो यहाँ पे है दमन है सप्रेशन। देख लीजिए, द्वंद्व पैदा करने वाले कष्टकारक विचारों, प्रवृत्तियों, भावनाओं और परिस्थितियों को अवचेतन रूप में अनैच्छिक तौर पे भूल जाना। वहाँ भी वही चीज़ें था कि अपने अंदर चीज़ों को दमित कर जाना, अपने अंदर चीज़ों को क्या करना, घुट घुट कर रह जाना। ठीक है, और समन का मतलब है कि अनैच्छिक तौर पर चीज़ों को भूल जाना, मीन्स वही चीज़ें है यहाँ भी, कि मतलब बिना चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी, अनैच्छिक रूप में भी हम चीज़ों को भूल जाएंगे, जो भी गलत चीज़ें हैं उसको भूल जाएंगे ना चाहते हुए भी, और वही जो है हमारा समन का काम करेगा, जिससे हमें आगे बढ़ने में मदद भी मिलेगा। और ये निगेटिव प्रकार के डिफेंस मैकेनिज्म है। ओके, चलिए पहला सप्रेशन, समन हो गया। अब वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन था, प्रतिस्थापित था, तो यहाँ पे विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। प्रतिस्थापित मतलब किसी चीज़ के जगह पर दूसरा चीज़ को ला देना, वो प्रतिस्थापित था। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। भावनात्मक रूप से सजग स्थिति अथवा वस्तु से संबंधित भावनाएं उससे संबंध सुरक्षित प्रतिस्थापित स्थिति अथवा वस्तु से जुड़ जाती है। देखिए डिस्प्लेसमेंट, और वहाँ पे क्या था हमारा, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब था कि दो चीज़ों के जगह पर कोई दो चीज़ें आपस में एक ही चीज़ बन जाए, चाहे ए वाला इस पे चला जाए या ए वाला इस पर चला जाए। उसी प्रकार से विचार, किसी भी चीज़ के लिए टेंशन हो तो हम जिस भी चीज़ के लिए टेंशन हो उसको जो है हम किसी दो चीज़ों के लाकर उस पर रख देंगे और वो ख़त्म हो जाएगा। इसी प्रकार से डिस्प्लेसमेंट है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह, जैसे
डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। जैसे एक चीज़ें यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे हमें चीज़ें से कष्ट हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तनाव हो रहा है, तो इस यहाँ से जो है हम इसको क्या करेंगे, इधर डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, मतलब विस्थापित कर देंगे, यहाँ ला देंगे, ठीक है। तो यही जो है हमारा विस्थापित हो गया। यानी एक कोई विचार है, कोई भी चीज़ भावना हो सकता है, इसको हम उठाकर यहाँ ला देंगे, स्थानांतरित कर देंगे और यहाँ जो है स्थित कर देंगे दूसरे के साथ, तो यही विस्थापित हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है विड्रॉल प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है कि अपने आप को चीज़ों से अलग कर लेना। पर विड्रॉल मतलब क्या होता है, अपने आप को किसी भी चीज़ से बाहर कर लेना, निकल जाना, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी दायित्वों से अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें विड्रॉल करना पड़ेगा, मतलब उससे निकलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे परिवार की जिम्मेदारी पेरेंट्स पर होते हैं। अगर पेरेंट्स चाहे कि हमें ये जिम्मेदारी नहीं करना है, हमें बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है जिम्मेदारी लेने से, तो क्या करेंगे कि वो विड्रॉल कर जाएंगे। मतलब वो क्या करेंगे कि वो अपने आप को जो है सभी संबंधों को तोड़कर अलग हो जाएंगे, ठीक है। जैसे परिवार में होता है ना कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है तो फैमिली में कोई सबसे अलग हो जाता है, उससे कोई संबंध से किसी से मतलब नहीं रहता है, और इस प्रकार से व्यक्ति अपने दायित्व से बचता है, जिसके कारण दायित्व होने से व्यक्ति को टेंशन हो रहा था। तो विड्रॉल वही करता है कि व्यक्ति को व्यक्तिगत संबंधों से अलग करता है और उसके दायित्वों से बचाता है, जो दायित्व से व्यक्ति बचना चाह रहा है, जिसके कारण टेंशन या कुछ भी हो रहा है, ठीक है। चौथा है प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन होता है। प्रोजेक्शन का मतलब है कि कोई भी ऐसे असहनीय भावना या दुखदायी प्रभाव है, इसके कारण व्यक्ति अपनी भावनाओं व इच्छाओं को दूसरी की ओर धकेल देता है। देखिए, प्रोजेक्शन मतलब प्रक्षेपण। प्रक्षेपण का मतलब होता है कि अपनी भावनाओं को या अपनी किसी भी इच्छाओं को दूसरे पर थोप देना या धकेल देना, ठीक है। जैसे हम अपनी कमियों को, हम अपनी इच्छाओं को दूसरे पर, जैसे बच्चा क्लास में हल्ला कर दिया, उसमें से बहुत सारे हल्ला किया, लेकिन क्या होता है, बगल वाला हल्ला नहीं किया है और एक बगल वाला हल्ला किया है, तो जो हल्ला किया है वो चुपचाप रहता है, और जब टीचर बोलते हैं कौन हल्ला किया, तो वो नाम दूसरे को लगा दिया, साइड वाले बच्चे को। तो यही चीज़ें मतलब है प्रोजेक्शन, कि अपने इच्छा, अपने भावनाओं को दूसरे की ओर धकेल देता है, ठीक है, और यही प्रक्षेपण हो जाता है। इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछा था, ठीक है। चलिए, प्रतिगमन क्या होता था, देख लीजिए, रिग्रेशन। प्रतिगमन का मतलब होता है तनाव के कारण उत्पन्न समस्या के कारण अपरिपक्व व्यवहार और जिम्मेदारी के पूर्व विकासशील स्तर पर वापस लौट आना। इसका मतलब होता है प्रतिगमन कि मतलब कोई हम काम स्टार्ट किए, ठीक है, अभी वो काम स्टार्टिंग ही है, प्रोसेस में है, लेकिन हमें उस काम को करने से दिक्कत आ रहा है, तनाव हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि वो जहाँ पे कामें हैं, जिस अथी पे है, वहाँ पे ही हम छोड़ देंगे और वापस से लौट आएंगे हम अपने स्टेबल कंडीशन में। यानी हम अपने जिम्मेदारी को क्या करेंगे, छोड़कर वापस अपने पथ पर लौट आएंगे, और यही प्रतिगमन होता है, ठीक है। तो यही रिग्रेशन होता है, जो कि 5वां पॉइंट। छठा है फिक्सेशन मतलब स्थिरीकरण। अगर किसी को बचना है तनाव से, द्वंद्व से, ठीक है, भावनात्मक चीज़ों से, तो स्थिरीकरण एक निगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म है। इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व एक बिंदु पर आकर स्थित हो जाता है और वह वयस्क होने के बाद भी अपरिपक्व व्यवहार प्रदर्शित करता है। सीधा समझिए कि आप एक बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन आ गया जहाँ पे आपको एकदम से मूक बनना पड़े, मूक बधिर, जिसको हम लोग गूंगा कहते हैं, तो हम गूंगा भी बन जाते हैं, ठीक है। वही एक स्थिरीकरण होता है कि हम मैच्योर होने के बाद भी इमैच्योर की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, यानी एक बिंदु पर आकर स्थित हो जाते हैं, ठीक है। न बोलते हैं, न हंसते हैं, न कुछ करते हैं, हमारा अपरिपक्व व्यवहार प्रदर्शित होता है। तो ये फिक्सेशन हो गया, स्थिरीकरण। 7वां है प्रतिक्रिया निर्माण, रिएक्शन फॉर्मेशन। व्यक्ति अब चेतन रूप से अस्वीकार भावनाओं को पीछे धकेल देता है और बिल्कुल विपरीत ढंग से व्यवहार करता है, ठीक है। प्रतिक्रिया निर्माण के मतलब है कि यहाँ पे नए प्रतिक्रिया रिएक्शन का निर्माण होता है। जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसको क्या करता है कि अपने अचेतन मन में इससे क्या करता है, ढकेल देता है, ताकि कोई चीज़ें याद ना आवे और बिल्कुल विपरीत व्यवहार जो है दर्शाता है। जैसे देखते होइएगा कि व्यक्ति का ऑटोमेटिक माइंड चेंज होता है, तो पहले कुछ और जो है प्रतिक्रिया करेगा, और जैसे ही माइंड वो अपना चेंज करेगा तो वो अलग टाइप का बात करने लगेगा। मीन्स क्या हुआ कि वो रिएक्शन का फॉर्मेशन करने लगा, मतलब अपने प्रतिक्रिया को बदल दिया और निर्माण कर लिया, ठीक है। जो पहले था उसको भूल गया, अपने अचेतन मन में धकेल दिया और विपरीत ढंग से अपना व्यवहार अब दिखाने लगा, ठीक है। तो ये 7वां पॉइंट है।
8वां है डिसोसिएशन, मनोविच्छेदन। मनोविच्छेदन का मतलब होता है कि व्यक्ति अनैच्छिक रूप से दुख अनुभवों को आंशिक रूप से भूल जाता है या अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह हो जाता है। इसे आंशिक स्मृति लोप, पार्शियल एमनेसिया भी कहते हैं। मनोविच्छेदन डिसोसिएशन का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने दुखों व अनुभवों को आंशिक रूप से भूल जाता है, अपनी जिम्मेदारी के प्रति व्यक्ति लापरवाह हो जाता है और इसे आंशिक स्मृति लोप भी कहते हैं। लेकिन यह क्या होता है, यह एक तरीका है, व्यक्ति अपने तनाव, अपने द्वंद्व को सुलझाने के लिए अपनाता है कि अपने दुख को, अपने अनुभव को आंशिक रूप से थोड़ा देर के लिए भूल जाता है और अपनी जिम्मेदारियों से लापरवाह हो जाता है ताकि उसे जो है उस कंडीशन से निकलने में फ़ायदा मिले। ठीक है, तो ये डिसोसिएशन, मनोविच्छेद यही होता है। ओके, 9वां देखिएगा कन्वर्जन होता है रूपांतरण। मानसिक द्वंद्व का अवचेतन प्रकटता शारीरिक लक्षणों द्वारा खुले तौर पर बगैर चिंता के किया जाता है। ठीक है, रूपांतरण समझ गए, मतलब किसी को रूपांतरण कर देना। 10वां देखिएगा कल्पना तरंग, फैंटेसी है, मतलब व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छाओं को, अपूर्ण इच्छाओं को या कमियों को संतुष्ट होता है और उसे जो है पूरा करने का कोशिश करता है। कल्पना तरंग का मतलब होता है कि अपने अपूर्ण इच्छाओं और कमियों को पूरा करने के लिए किए गए कल्पना ही कल्पना तरंग कहलाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका हो गया ख़त्म। 9 पॉइंटें पॉजिटिव में था और 10 पॉइंटें निगेटिव में था। दोनों को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो बड़ा हो जाएगा, नहीं तो एक बार और रिपीट कर देते हैं। ओके, चलिए एक और प्रश्न है चाइल्ड हेल्थ से, उसको देखना जरूरी है। हिंदी इंग्लिश सब दिया गया है, आप लोग PDF से इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, बड़ा है थोड़ा वीडियो, समझ गए ना, चूँकि प्रश्न ही बड़ा है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बीनिंग क्या होता है, स्तन्य मोचन या बीनिंग क्या होता है, स्तन्य मोचन या बीनिंग। चलिए इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं, बहुत आसान प्रश्न है। 5 नंबर में पूछता है बीनिंग के बारे में। बीनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, देखिएगा बीनिंग एक क्या है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत बच्चे को धीरे धीरे माँ के दूध से समान पारिवारिक आहार में लाते हैं। बीनिंग का मतलब होता है कि बीनिंग एक प्रक्रिया है जिसमें बच्चा जब 5 से 6 महीने का होता है तो धीरे धीरे उसके जो है माँ के दूध से समान पारिवारिक आहार में लाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बीनिंग में स्तनपान छोड़ा ही देते हैं और भोजन कराने लगते हैं, ऐसा नहीं होता है। मतलब उसके स्तनपान भी चलता ही रहता है, बट ऊपर से थोड़ा थोड़ा अलग से भोजन जो है बच्चे को आहार दिया जाने लगता है। ठीक है, तो यही बीनिंग होता है। इस दौरान उसे दूध के अलावा ऊपरी आहार या पूरक आहार दिए जाते हैं। मैंने क्या बताया कि इसके साथ में, इसके अलावा में भी, स्तनपान के माँ के दूध के अलावा में भी कुछ आहार ऊपर से दिए जाते हैं जो इस बच्चे के दौरान बढ़ी हुई पोषण आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। क्योंकि जब बच्चा 5 से 6 महीने का हो जाता है तो उसको माँ के दूध उतना ज़्यादा पर्याप्त नहीं रहता है उसके वृद्धि और विकास के लिए। क्योंकि 5-6 महीना हो गया है तो वजन, उम्र सब बढ़ जाता है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा जो है एनर्जी और पोषण की आवश्यकता होती है। तो इसी के लिए माँ के दूध के साथ में कुछ ऊपरी से पूरक आहार या सप्लीमेंट्री या उसी को जो है हम लोग ऊपरी आहार देते हैं, जिससे बढ़ी हुई पोषण की आवश्यकता की पूर्ति होती है। यहाँ बीनिंग का मतलब ये नहीं है कि स्तनपान बंद कर देना, यानी बीनिंग का मतलब नहीं होता है स्तनपान बंद करना। ठीक है, समझ गए। चलिए अब बीनिंग कब शुरू करना चाहिए, ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। देखिए व्हेन टू स्टार्ट बीनिंग, ठीक है, पूरक आहार देने का कोई निश्चित समय नहीं है, यह बच्चे व माँ के अनुसार निश्चित किया जाना चाहिए। मतलब जो ऊपर से दिया जाने वाला आहार है यह निश्चित नहीं है कि कब दिया जाएगा। ठीक है, बट अधिकांशतः माताओं का दूध 6 माह तक शिशु के लिए पर्याप्त होता है। बट जो अधिकांश माता होता है, माता जो होती है उसके 6 माह तक दूध बच्चे के लिए पर्याप्त होते हैं। परंतु कुछ बच्चों में 4 से 5 माह के बाद स्तनपान बच्चे की आवश्यकता के लिए कम पड़ने लगती हैं। बट कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 4 से 5 महीने के उम्र होने के बाद ही उसका जो माँ का दूध है उसके लिए कम होने लगता है, कम पड़ने लगता है आवश्यकता। ठीक है, जो कि बालक के वृद्धि वक्र से ज्ञात होता है। अब एक कब ज्ञात होता है कि बच्चे को माँ का दूध जो है पर्याप्त नहीं हो पा रहा है उसके वृद्धि और विकास के लिए, तो यह वृद्धि वक्र से, ग्रोथ चार्ट से पता चलता है। तो चीज़ों को समझ गया कि कुछ माता में यह 6 माह तक पर्याप्त होता है पोषण स्तनपान, कुछ में 4 से 5 माह तक जो है ही हो पाता है, और ये सब चीज़ें समझ गए। उसके बाद है शिशु के 6 माह तक एकनिष्ठ स्तनपान के बाद ऊपरी ठोस या अर्ध ठोसों के रूप में पूरक आहार शुरू कर देना चाहिए। स्तनपान बीनिंग के साथ साथ 2 वर्ष तक जारी रखना चाहिए। ठीक है, देखिए नॉर्मली
जो बीनिंग होता है मतलब स्तनपान के साथ साथ में ऊपरी से ठोस या अर्ध ठोस आहार देना, यह 6 माह तक जो है आपके एकनिष्ठ मतलब 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ स्तनपान ही कराना चाहिए। ठीक है, 6 माह जैसे ही हो गया तो इसके बाद बच्चे को क्या करना चाहिए, ऊपर से कुछ ना कुछ जो है आहार देने लगना चाहिए, जिसको हम लोग बीनिंग कहेंगे। ठीक है, जो आगे 2 वर्ष तक स्तनपान के साथ में चलता है बीनिंग। ठीक है, श्रेष्ठ बीनिंग आहार के गुण, मतलब एक श्रेष्ठ बीनिंग में आहार कैसा होना चाहिए, क्या गुण होना चाहिए, चलिए देखिए। बच्चों में पेट में जगह कम होती है, सही बातें हैं, तथा उनकी पोषण आवश्यकता अधिक होती है। देखिए, बच्चे में पेट में जगह कम होता है, लेकिन उनके उम्र और उनके शरीर के वजन के हिसाब से उसका पोषण की आवश्यकता बढ़ जाता है। ठीक है, अतः एक अच्छा बीनिंग आहार वह होता है जिसकी कम मात्रा में अधिक कैलोरी हो। देखिए, बच्चे के पेट में जगह कम होता है लेकिन उसको पोषण अधिक चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अब ऐसा आहार देंगे, ठीक है, जिससे बच्चे को कम आहार लेने के बाद भी अधिक कैलोरी मिल जाए आसानी से। ठीक है, चूँकि पेट में जगह कम होता है तो आहार तो कम ही लेगा, लेकिन कम लेने के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी मिल जाए, ऐसा आहार देना चाहिए। वह कौन कौन से आहार होगा, इसके क्या गुण होते हैं, देख लीजिए। इसलिए बच्चे का अनाज, फलियाँ, वसा, शक्कर, गुड़, हरे पत्तेदार कुचले हुए फल, केला, आलू, जूस, गाय का दूध, मछली, ठीक है, इडली, बिस्किट, भुने हुए चने, मूंगफली, खिचड़ी, दलिया आदि विविध प्रकार से आहारों को क्या करना चाहिए, मिलाकर उसकी पोषकता बढ़ाई जा सकती है। और थोड़ा तेल या घी मिला देने से उसमें ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाती है। मतलब बीनिंग में ये सारे चीज़ों को शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये सब का थोड़ा सा मिला कर देने से बच्चे में कम मात्रा में भी अधिक कैलोरी मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा तेल घी मिला देने से और ज़्यादा ऊर्जा बढ़ जाएगा। परिवार में खाए जाने वाले सब कुछ उन्हें दिया जा सकता है, बशर्ते कि उसमें मिर्च मसाले कम हो तथा वे मुलायम व अर्ध ठोस हो। मतलब जो घर में खा सकते हैं वो सब के सब दे सकते हैं, बट ये ध्यान रखना चाहिए कि मिर्च मसाले कम हो और वह मुलायम हो और अर्ध ठोस हो, बिल्कुल ठोस ना हो। ठीक है, तो परिवार में भी जो खाते हैं सब दे सकते हैं, बशर्ते याद रखना है कि उसमें मिर्च मसाले कम हो और अर्ध ठोस अवस्था में हो। ओके, तो ये तो हो गया गुण, स्तनपान में बीनिंग में दिया जाने वाला आहार का गुण और कौन कौन से आहार दे सकते हैं, चीज़ों को समझ गए। अब बीनिंग में क्या क्या शामिल करें, ठीक है, बीनिंग में क्या क्या शामिल करना चाहिए, चलिए देखते हैं। पहला है ऊर्जा प्रचुर खाद्य पदार्थ। ठीक है, ऊर्जा जो है ऊर्जा और प्रचुर खाद्य पदार्थ शामिल करना चाहिए। देखिए, तेल व घी ऊर्जा प्रचुर पदार्थ है, इसलिए 1 चम्मच तेल व घी प्रतिदिन बच्चे को पूरक आहार में देना चाहिए। आप लोग देखते होइएगा, पहले बच्चा को घी पिलाया जाता था, क्यों? क्योंकि यह ऊर्जा का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है, जिससे बच्चे को ऊर्जा और हड्डी वगैरह सब मजबूत होता है। इसलिए ऊर्जा प्रचुर खाद्य पदार्थ जो है होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें ऊर्जा के लिए ये चीज़ें दे सकते हैं, तेल या घी। दूसरा देखिएगा, प्रोटीन प्रचुर खाद्य, मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें प्रोटीन हो, तो दाल, मूंगफली, दूध, अंडा, सेम इत्यादि प्रोटीन प्रचुर खाद्य पदार्थों में से कोई पूरक आहार में मिला दे। इसमें से कोई भी जो है पूरक आहार में मिला दे ताकि बच्चे को प्रोटीन मिल जा सके। ये सब प्रोटीन वाला खाद्य है। ठीक है, नेक्स्ट है हरी पत्तेदार सब्जियाँ व फलों के बच्चों को 6 माह की उम्र के बाद बढ़ी हुई विटामिन व आयरन की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए शामिल करना चाहिए। अगर बच्चे को चाहते हैं कि 6 माह के बाद पोषण बढ़ जाता है, तो उसको अगर आप आयरन और विटामिन चाहते हैं तो हरी पत्तेदार सब्जी व फल जो है बच्चे को देनी चाहिए 6 माह के बाद, ताकि उसके बढ़ी हुई विटामिन और आयरन की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके। ओके, चौथा है बच्चे को कम से कम 5 बार खिलाएं, क्योंकि बच्चा एक बार में कम मात्रा में ग्रहण कर पाता है तथा उसकी पोषक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक पूरक आहार की आवश्यकता होती है। जब आप बीनिंग करा रहे हैं तो स्तनपान तो आप कभी कभी कराएंगे ही कराएंगे, साथ ही ऊपर से जो आप उसको आहार दे रहे हैं वह कम से कम 5 बार एक दिन में ज़रूर खिलाएँ। क्योंकि 5 बच्चे जो होते हैं वह एक बार में कितना खाता है, 1 से 2 जो है खाएगा, बस हो जाएगा। तो इसलिए उसको कम से कम 5 बार खिलाएँ, ताकि उसके जो बढ़ी हुई पोषण आवश्यकता है उसको पूरे कर सके पूरक आहार। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं आपको बता दिया बीनिंग क्या होता है, बीनिंग कब करना चाहिए, बीनिंग का क्या गुण होता है, बीनिंग में क्या शामिल करना चाहिए, कौन कौन से खाद्य पदार्थ सब बता दिए। आप लोग देखिए, PDF नीचे से डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कीजिएगा, हिंदी इंग्लिश सब में दिया गया है। वीडियो थोड़ा बड़ा होता है बट सॉरी इसके लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।